हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो बेटा लास्ट लेक्चर जो हम कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम पर, उसमें लास्ट में कुछ वो सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था आपको। तो कुछ टेक्निकल इश्यू आया और वो लास्ट के 2-3 मिनट का जो पोर्शन था वो छूट गया आपका ना। हाँ, तो उसमें सिर्फ इतना सा था कि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जो भी बॉडीज़ हैं जो आपके मतलब जो सिस्टम कंसिडर कर रहे हो, उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन होना चाहिए, फोर्स का इंटरेक्शन होना चाहिए। तो जैसे हमारा वो केस था जिसमें, चलो एक बार थोड़ा देख लेते हैं हल्का सा। जैसे ये इस तरह का था, डायग्राम थोड़ा ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं ना। हाँ, यहाँ पर हमारा एक ब्लॉक था और ब्लॉक क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहा है। ठीक है, एम मास का ब्लॉक है ये। अब इसमें हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब हमने अप्लाई किया था तो इसमें सिस्टम को क्या हमने माना था, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लॉक है और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, राइट। फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं है, हाँ। और यहाँ पे ये वाला अगर ये एंगल थीटा है तो ये एम जी साइन थीटा, ये कंपोनेंट है इसका फोर्स का। एम जी का जो कंपोनेंट है वो ये काम कर रहा है। ये आपका एम जी हो गया, एम जी, और ये एंगल थीटा, सो ये कंपोनेंट एम जी कोस थीटा, राइट, एम जी कोस थीटा। और एफ जो हमारा है वो म्यू एन आता है, और ये हमारा एन की डायरेक्शन हो गई। ये एग्जाम्पल हमने लिया था ना, हाँ, कि एक जो मास है ब्लॉक, एम मास का ब्लॉक है, ये आपका नीचे आ जाता है, इट इज़ स्लिपिंग डाउनवर्ड, राइट, स्लाइडिंग डाउनवर्ड। तो ये इस केस में देखो जहाँ पे कौन कौन से आपका जो ब्लॉक, हम सिस्टम कैसे कंसिडर करते हैं, सिस्टम में हमारा इसमें आएगा जहाँ पे फोर्स का इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले ब्लॉक तो है ही ना, हाँ, ब्लॉक का तो मूवमेंट हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। सो ब्लॉक प्लस आपका ये वेज, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, सो प्लस वेज में आ जाएगा बेटा, राइट। उसके साथ में देखो ब्लॉक पर एम जी काम कर रहा है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, यानी कि ग्राउंड का, अर्थ का और ब्लॉक का भी इंटरेक्शन है, किसके टर्म्स में, फोर्स के टर्म्स में। तो ये देखो इसमें प्लस अर्थ आ जाएगा, ये हमारा सिस्टम हो गया। तीनों जो चीज हो गए, ये कौन से तीनों बॉडी, मतलब ब्लॉक, आपका वेज प्लस अर्थ, ये हमारा सिस्टम होगा, क्योंकि इनके बीच में फोर्स है, इसके और इसके बीच में भी फोर्स है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, ये तो हो गया कि सिस्टम को कैसे कंसिडर करेंगे हम। तो जहाँ पर भी फोर्स का इंटरेक्शन है, वो सारे कंपोनेंट, वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सब बॉडीज आपके सिस्टम में हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट। ये सिस्टम की अप्रोच है। अच्छा, अब चलो आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी थी बेटा, जो हम डिस्कस की थी, सो दैट इज डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल के। तो इसमें जो बच्चे कुछ गलती करते हैं ना, कुछ बच्चे गलती करते हैं इसको अप्लाई करने से पहले। अच्छा, एक पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ आपको, जहाँ पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम का आपका क्वेश्चन है, आप सिंपली ये इक्वेशन लगाइएगा ना। पार्टिकल की बात हम कर रहे हैं, पार्टिकल हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन जहाँ पे भी सिस्टम है, जहाँ पे आपका फोर्स, इंटरनल फोर्स जहाँ पे भी है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स का कोई रोल आ गया, जहाँ पर एम का कोई रोल आ गया, राइट, जहाँ पे आपका क्या स्प्रिंग फोर्स का कोई रोल आ गया, तो वहाँ पर आप सीधी सिंपल सी ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें मैं एक बार वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, क्योंकि कुछ बच्चों का अभी भी कन्फ्यूजन है ना। हाँ, ये जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क है, डब्ल्यू सी। कंजर्वेटिव फोर्स में आपका कौन सा आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, राइट, ग्रेविटी, प्लस आपका स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क होगा, तो ये जो वर्क होगा, अच्छा ग्रेविटी की वजह से वर्क क्या होता है बेटा, बताओ मुझे फटाफट। ग्रेविटी की वजह से जो वर्क होगा, ग्रेविटी का कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका हो गया वो आपका कांस्टेंट फोर्स है, एम जी, वैल्यू चेंज तो होती नहीं उसकी, किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। सो ये हमारा हमेशा एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, और थीटा जनरली वर्टिकल में ही होगा, या तो ये ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्लाइन प्लेन पे भी था,
तो उसमें भी थीटा का रोल आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी आपको। अगर उसमें mg sin थीटा आ रहा था बेटे, क्योंकि जो एंगल था वो आपका mg मतलब 180 माइनस थीटा था, लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया ना, इसमें थीटा जो बन रहा था डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में, तो इसलिए वो साइन थीटा हो गया था। चलो ठीक है, एनीवे लीव इट। तो mg हमारा mg की वर्क हमेशा क्या रहेगा, तो ये हमेशा हाइट जो वर्टिकल हाइट रहेगी ना। हाँ, अगर मैं ये बात करें हम, सपोज ये वाला केस है, ये h हाइट इसने कवर की है, पार्टिकल यहाँ से, ब्लॉक आपका यहाँ से और यहाँ तक आ गया, राइट, यहाँ तक आ गया, ठीक है। हाँ, और ये h हाइट इसने कवर कर ली, ये वाली h हाइट कवर की इसने, तो h हाइट कवर की। तो बेटा अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो देखो mg नीचे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका इसकी डायरेक्शन में, mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो h है। तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वर्क डन जो हो गया, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, ये यहाँ तक है ना, इस डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है बेटा, तो ये माइनस mgh हो जाएगा, सीधा सिंपल याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा ना। हाँ, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो आपका क्या होगा, mg ये नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, h डिस्प्लेसमेंट आया नीचे, हाँ, वो ऐसे चल के आ रहा है या फिर कोई इस तरह जिग पाथ पे चल के आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर सीधा वो नीचे आ रहा है, वर्क डन mg की वजह से सेम होगा, mgh हो जाएगा, ठीक है। कोई क्लैरिटी नहीं, मतलब इस पर हम ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं बेटा, अच्छे डिटेल में लेक्चर किए हमने, तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमने इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है, बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए नहीं, हमें सिर्फ वर्क डन ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर वर्क डन, ये मत कहना कि हाँ ये सर स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज होगी, वो सब चीज़ें नहीं करनी है ना। हाँ, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से सीधा मैं वर्क डन का वो लिख रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है WS, वो आपका होता है हाफ, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है, KXI स्क्वायर माइनस XF स्क्वायर। हमने जो स्प्रिंग मतलब वर्क डन वाली जो एक्सरसाइज मतलब जो लेक्चर थे उसमें ठीक से डिस्कस किया हमने, इनिशियल एक्सटेंशन या इनिशियल कंप्रेशन आपका XI हो गया नॉर्मल लेंथ से, कितना, अगर नॉर्मल लेंथ पे ही है स्प्रिंग आपकी तो उसमें XI 0 हो जाएगा, माइनस XF, इसी क्रम में करना है बेटा, ऐसा नहीं करना XF स्क्वायर माइनस XI स्क्वायर कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ WS इसी फॉर्म में लिखना है आपको, राइट। ये आपका फाइनल कंप्रेशन या फाइनल इलोंगेशन है। और वैसे अगर सिंपल इसकी बात करें हम, तो स्प्रिंग में हम अगर किससे, नॉर्मल लेंथ से मतलब मीन पोजीशन से अगर हम अवे जा रहे हैं तो वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, अगर हम स्प्रिंग के मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हैं तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी आप पोटेंशियल एनर्जी को भूल जाइए, कुछ नहीं करना यहाँ पे सिंपल, तो ये कंजर्वेटिव में ये वाले पे दो फोर्स होगा, तीसरा कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसकी वजह से वर्क निकालेंगे, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है 11th क्लास में अगर आप हैं तो। बाकी जो आपकी एडवांस की प्रॉब्लम रहेंगी या जेई मेन की प्रॉब्लम रहेगी उसमें बिल्कुल आ सकता है, उस पर कूलम्ब फोर्स पे मतलब आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हाँ, तो उसकी वजह से भी आपका वर्क डन, कूलम्ब फोर्स भी क्या है कि कैसा है आपका डिस्टेंस के साथ में चेंज होता है, यानी कि वेरिएबल फोर्स है, तो उसकी वजह से भी वर्क डन आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा। चलो वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, दैट इज सेपरेटेड एंटायरली डिफरेंट टॉपिक। तो अभी हम इस पे बात करते हैं, एनसी हमेशा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, राइट, क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, एफ की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, है ना, एफ मतलब दूसरा भी कोई हो सकता है इंटरनल फोर्स जो आपका है, लेकिन ये हमेशा हमारे जो केस है जनरल केस रहेगा उसमें फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन रहेगा, ठीक है। अगर आपका म्यू mg फ्रिक्शन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट x हो गया, सेम डायरेक्शन में तो रहेगा नहीं हमेशा, फ्रिक्शन तो नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये जो वर्क रहेगा NC WNC हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, राइट। एक्सटर्नल फोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, आपका कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, और या फिर एक से मोर देन वन फोर्स हो सकते हैं, तो उनका जो नेट फोर्स आएगा उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट, वो इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, ये आपका किस में रहेगा, आपका एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। अगर कांस्टेंट है तो, वेरिएबल है तो ऑब्वियसली उसको इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, और डेल के ध्यान रखना, वापस में ध्यान से इसको, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनो, इस पॉइंट में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि डेल के स्प्रिंग के केस में बोल देंगे सर हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, नहीं ऐसा नहीं, डेल के मतलब कि उसके चेंज मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल। डेल के सिर्फ हमें मास की वेलोसिटी के कारण डेल के देखना है ना, हाँ, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये आपका डेल के है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये डिफाइन होता है कैसे, हाफ एम
VF² माइनस VI², सिर्फ यही वैल्यू रखनी है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं रखनी है इसमें, राइट। हाँ, कोई किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं रखनी है। आपको पोटेंशियल एनर्जी अभी इसमें नहीं रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी में जो हमने डिफाइन किया था वैसे, कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? सिस्टम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स आपको जब सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है उस केस में आपका कंजर्वेटिव फोर्स आता है, इंटरनल फोर्स है, क्योंकि ठीक है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ठीक से डिटेल में। बाय द वे, अभी भी आपको थोड़ा सा समझने में कोई डाउट है तो आप पहले वाले लेक्चर को ठीक से आप देखिए बेटा, ठीक है। हाँ, ये कंजर्वेटिव फोर्स में चेंज जो आता है उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है आपकी क्या? पोटेंशियल एनर्जी माइनस WC के इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हम फटाफट आपके पोटेंशियल एनर्जी उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको एक बार डिस्कस करते हैं हम। स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही ना? हाँ, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं बेटा, हाँ, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है और हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। तो ये क्या होगा आपका? सपोज इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। ये एक चार्ज है आपका, ये चार्ज है बेटा, ये +Q चार्ज है सपोज, और ये -Q चार्ज है, -Q चार्ज है। तो ऑब्वियसली दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट, किसी भी डिस्टेंस r पे है। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको v वेलोसिटी से इधर v1 वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी और इसको इधर v1 v2 वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, राइट। ये समझते हैं कि हम पहला कॉन्फ़िगरेशन हमारा, मतलब पहली कंडीशन है ये ना। तो हम मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी हमने इसको इम्पार्ट की, v2 वेलोसिटी इसको इम्पार्ट की, तो दोनों के जो नेट काइनेटिक एनर्जी है वो मान लेते हैं k1 है। क्या है? k1 है इस कंडीशन में। अब क्या हुआ, अब इसको आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम के बाद में ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और वेलोसिटी जो होगी इसकी मान लेते हैं v' हो गई, ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इधर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में v2' हो गई, राइट। तो क्या हो गया, वेलोसिटी आपकी कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F लगेगा ना, हाँ, और इसकी वजह से कोई एक्सलेरेशन होगा, क्योंकि A इक्वल क्या होता है F/m, ये एक्सलेरेशन लगेगा इस पर। तो एक्सलेरेशन आपका इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट मीन्स वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। और फाइनली क्या हुआ, ये इस टाइम पे मान लेते हैं जब ये वाली कंडीशन ली, आफ्टर टाइम t1 मान लेते हैं इसको ना, आफ्टर ये t = 0 पर था कंडीशन, ये आपका t1 पर कंडीशन है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में अच्छा पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी मान दी, इसकी k1 मानी थी हमने इनिशियल की, ओके, यहाँ से छोड़ो, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने k1 मान ली थी एनर्जी। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की टोटल काइनेटिक एनर्जी है दोनों पार्टिकल की, दोनों चार्ज पार्टिकल की, इसकी दोनों की अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो कम हो चुकी है, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी भी स्पीड कम हो गई, तो k2 मान लेते हैं इसको, राइट। और ये हमें पता है कि k1 इज ग्रेटर देन k2। क्यों? क्योंकि इस केस में, पहले वाले केस में स्पीड ज़्यादा है, उसके बाद में स्पीड कम होती गई, क्योंकि एक्सलेरेशन आपका नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है वेलोसिटी के। अब क्या होगा फाइनली, धीरे धीरे करके, क्योंकि एक्सलेरेशन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है इस पर, और इस पर एक्सलेरेशन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेम फोर्स लगेगा, राइट। और कोई फोर्स है नहीं किसी तरह का, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसके अलावा कोई मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हम मान रहे हैं तो इसका मास हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज थर्ड कंडीशन आ गई। क्या थर्ड कंडीशन क्या आई, कि यहाँ पर जाके वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। क्यों 0 हो गई? क्योंकि कम होती जा रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, v = 0 हो गई, और ये मान लेते टाइम t2 है, इधर ये भी आके यहाँ पर 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, हाँ, v = 0 और टाइम आपका t2 हो गया। अब वेलोसिटी जब 0 हो गई तो उस टाइम पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। तो ये मान लेते हैं थर्ड केस में लेट अस से दैट k = 0, k3। अब क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा और वेट कर ले तो अब एक्सलेरेशन तो इधर काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर काम कर रहा है इस पर, किसकी वजह से, उधर जो पार्टिकल है उसकी वजह से, राइट। तो क्या करेगा, ये वापस इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। क्या करेगा, हाँ, ये चार्ज पार्टिकल आपका सपोज यहाँ से ले लेते हैं ना, ये वापस चलना शुरू कर देगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे वापस चलेंगे, उधर से ये चलना शुरू कर देगा, राइट। यहाँ पे पहुँचने के बाद में इसने भी चलना शुरू कर दिया, और फाइनली क्या होगा कि उसी पोजीशन पे आके लगभग यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी वापस स्पीड v2 हो जाती है और इसकी स्पीड v1 हो जाती है।
अब ये मान लो कंडीशन 4 है, कंडीशन फोर्थ है, राइट। ओके, सेम कलर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना बचे। ये कंडीशन फोर्थ है। कंडीशन को हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन है। ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन था हमारा, ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, वो थर्ड, और ये आपका वापस फोर्थ हो गया, राइट। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये फोर्थ हो गया। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? वापस K1 हो गई, क्योंकि स्पीड सेम है, मास सेम है, सब कुछ सेम है, V1 हो गई। तो ये जो था, ये क्या हुआ है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखो ज़्यादा थी, उसके बाद में कम हुई, उसके बाद में जीरो हो गई, और जीरो से वापस फिर बढ़ना शुरू हुआ। टाइम t इक्वल टू ये T4 मान लो, टाइम कितना लिया हमने? T2, हाँ T2, तो ये T3 टाइम मान लो या T4 टाइम मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोटेशन है बेटा ये तो ये वापस काइनेटिक एनर्जी आपकी K1 तक वापस आ गई। दैट मीन्स क्या हुआ? आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, कम होती चली गई, जीरो हो गई, जीरो होने के बाद में क्या हो गया? लॉस्ट हो गई, है ना, ये लगता है। लेकिन वापस काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई। अब देखो वर्क डन जो हुआ, मतलब इसने फोर्स ने जो वर्क किया इस पर, यानी कि वर्क जब इधर कर रहा था, ये फोर्स, ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये थी, और जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव वर्क हुआ बेटा दोनों के डिस्प्लेसमेंट की, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ना। हाँ, और वापस आते टाइम देखो ये वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है और फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है, तो वापस आते टाइम इसने पॉजिटिव वर्क कर दिया। तो नेट वर्क तो क्या हो गया? आपका जीरो हो गया। नेटवर्क जीरो हो गया ना। हाँ, गुलाम फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर, तो नेटवर्क तो जीरो हो गया बेटा यहाँ तक वापस आने में। तभी क्या हुआ कि जो एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, इनिशियली K1 थी, वापस K1 हो गई उसी पोजीशन में पहुंच के। मतलब ये एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में स्टोर हुई है। क्या कर रहा हूं मैं? किसी न किसी फॉर्म में स्टोर हुई है, देखो। और किस पे डिपेंड कर रही है? केवल इनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड कर रही है। क्या कर रही है? सेपरेशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, सेपरेशन चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, और सेपरेशन जब ज़्यादा चेंज हुआ तो आपकी जीरो भी हो गई, और फिर वापस जब सेपरेशन कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती आ गई, है ना। यहाँ पे आई तो वापस इन पोजीशन पे आई तो वापस आपकी V2 हो गई यहाँ पे स्पीड, यहाँ पर भी आपकी V1 स्पीड हो गई, राइट। और वापस आई, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गई तो वापस स्पीड रीगेन कर ली। मतलब जो एनर्जी थी आपकी वो किस पे डिपेंड कर रही है? कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही है, मतलब दोनों के सेपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। समझ में आ रही बात? हाँ, जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रही है उसके हिसाब से, यानी कि कोई और भी एनर्जी है जो केवल सेपरेशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सेपरेशन ज़्यादा हुआ तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया हमने, तो वो एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, और उस एनर्जी को मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है उसका नाम? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो इंक्रीज होती जा रही है, और यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई, है ना। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, अब इसने वापस इसको देना शुरू कर दिया, वापस अपने आप को खर्च करना शुरू कर दिया और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो वापस जब इस पोजीशन पे आ गए जो इनिशियल पोजीशन थी, तो पता चला कि उसकी वैल्यू वापस आपकी जीरो नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ होगी। यहाँ पर भी इनिशियली कुछ वैल्यू थी, राइट। हाँ, तो वापस उसी वैल्यू पे पहुँच गई, और काइनेटिक एनर्जी भी आपकी उसी एनर्जी पे, मतलब उसी वैल्यू पर आ गई है। दैट मीन्स ऐसी एनर्जी जो केवल कॉन्फ़िगरेशन पे, किस पे? सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स या सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या सेपरेशन ऑफ बॉडीज, उन पर डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे फोर्स जो था, वर्क डन जो हुआ, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, कूलॉम फोर्स है ना। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये आपका कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपके सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन की जाती है। आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, उस तरह के फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं होती है, और सिस्टम के रिस्पेक्ट में, है ना। हाँ, ये देखो, इन दोनों को हमने सिस्टम माना है। यहाँ पे क्या किया? चार्ज 1 और चार्ज 2 दोनों को सिस्टम कंसिडर किया है, और सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही, क्योंकि इनका म्यूचुअल फोर्स है। फोर्स तो वही लग रहा है बेटा, बाहर से हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, तो बाहर से जब फोर्स नहीं लग रहा तो मतलब इस पे सिस्टम पे, इन पे दोनों चार्ज पे कोई काम तो हमने किया नहीं है। तो इसी ने इनके जो इंटरनल फोर्स की वजह से एनर्जी चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई और वापस रीगेन हो गई, है ना। हाँ, तो ये एक मैकेनिज्म है जो केवल आपके कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं उनके रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है। क्या? आपकी मैकेनिकल नहीं, सॉरी, आपके क्या? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अब आप कहोगे कि सर हम इसमें लेते हैं, चलो ठीक है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ, ये बॉल है, ये ग्राउंड है सपोज, ये है ना, और यहाँ पर हमने एक बॉल ली, सपोज ये बॉल है m मास की, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी,
कि यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो 0 है, h क्या है 0 है, राइट। और इस पर g फोर्स काम mg फोर्स काम कर रहा है, ये तो हमें पता है। और हाइट 0 है तो इसमें हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और कोई मूवमेंट भी नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है इस टाइम पर, हम ये मान लेते हैं, ये अज्यूम कर सकते हैं। वो हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, किस रेफरेंस के पॉइंट में हम पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर कर रहे हैं। अब इसको v वेलोसिटी हमने इंपार्ट कर दी, कितनी v वेलोसिटी इंपार्ट कर दी, तो यहाँ पर पहुँच के वेलोसिटी 0 होगी बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेपरेशन बढ़ा, क्या करें, दोनों के बीच में, अर्थ और बॉल के बीच में सेपरेशन यहाँ पे कम था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने मानेंगे कम थी, है ना। हाँ, फिर हमने इसको वेलोसिटी इंपार्ट की, तो देखो सेपरेशन बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हुई आपकी, इसमें यहाँ पे पहुँच के 0 हो गई वेलोसिटी, क्या हो गई 0। अब 0 होने के बाद में अब इसने वापस पकड़ ली, वापस आएगी ना, हाँ वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ये वापस आ गए। तो अब हमें पहले हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि वापस आते आते इसकी वेलोसिटी जब ये हॉरिजॉन्टल पे पूछेगी, इसकी स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में v हो जाएगी, है ना। v पार्ट की थी, v वापस हो जाएगी, मतलब इसने रीगेन कर ली। तो यहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा, अभी तक आपने सीखा होगा कि h हाइट पे है कोई बॉडी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम सीधा कह देते हैं कि mgh है। ये पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की नहीं है, इस सिस्टम की है, मतलब इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है बॉल का और अर्थ का, उसकी उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, जो यहाँ पर पहुँचने के बाद में मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, क्योंकि पोटेंशियल आपकी जो v है, देखो अब कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, केवल कौन सा फोर्स कर रहा है, mg फोर्स काम कर रहा है, राइट। कहाँ पर, यहाँ तक। तो आप देखो v आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स कि किसी न किसी फॉर्म में जो इसके काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट होती जा रही है, स्टोर होती जा रही है, किसमें, सिस्टम में, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ऐसा नहीं कि बॉल में एनर्जी है ना, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन, अर्थ और सिस्टम, जो मतलब यहाँ पे बॉल और अर्थ हमारा सिस्टम है, तो इसकी वजह से क्या होगी, mgh एनर्जी हमारी इसमें आ गई। और ये देखो, ये जो वर्क हुआ यहाँ से यहाँ पे जाने में, किसने वर्क किया, mg ने जो वर्क किया। तो mg तो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये सपोज h हाइट है ना, हाँ ये h हाइट ली हमने, ये h हाइट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्क कितना हुआ, mg इंटू h ऊपर की तरफ गया बेटा, हाँ h की डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, आपके फोर्स की डायरेक्शन ये है, मतलब एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो गया, यानी कोस थीटा की वैल्यू -1 हो गई। तो जो वर्क हुआ Wg आपका यहाँ से a से b, सपोज ये पोजीशन a थी और ये पोजीशन b है हमारी, तो a से b जाने में -mgh का वर्क हुआ। और हम इसको डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। और वापस जब आ गए, वापस आने में कितना वर्क किया इसने, a से b, है ना, और b w अगर मान लो ग्रेविटी की वजह से करते हैं तो mg नीचे की तरफ, h भी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ आया बेटा, ठीक है। हाँ, तो आपका b to a ये कितना हो गया, ये आप एंगल थीटा 0, तो mgh, और दोनों को अगर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना 0। तो साइक्लिक पाथ पे हमारा, ये हमने पहले पढ़ दिया था। तो ये जब कैसा नेचर हो गया, साइक्लिक पाथ पे कितना हुआ आपका वर्क टोटल mg की वजह से 0, या पहले भी कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर जब वापस आए तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। सपोज यहाँ पे k1 थी, तो वापस आने पर भी k1 ही हो गई ये एनर्जी इस पॉइंट पर, राइट। यहाँ पे k आपकी 0 थी, यहाँ पे 0 पहुँच गई क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। तो यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज हुई, 0 हुई, और वापस इसने अपनी पोजीशन, वापस अपनी वैल्यू गेन कर ली, प्रीवियस वैल्यू पर आ गई। समझ में आ रही बात। हाँ, तो ये आपका क्या हुआ, किस पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। और वो किसकी वजह से, आपका कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। दोनों में डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ज़्यादा हो गई, दोनों में डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई, कम हो गई, राइट। यही कॉन्सेप्ट आपके पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी आपकी एक बॉडी की नहीं होती, इनडायरेक्टली हम एट द बैक ऑफ आवर माइंड जो हम ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ना, हाँ, वो होता है कि अर्थ और बॉल को हम एक सिस्टम मान रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच में म्यूचुअल फोर्स है mg का। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि काफ़ी डिटेल में समझा दिया है मैंने, है ना। हाँ, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप जब गलतियाँ करते हो, कौन से जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना, कौन से, ये देखो, ये इक्वेशन हम लिखते हैं, तो आप क्या करते हो, आप इसमें गलती करते हो कि सर हाँ इनको भूल जाते हो। क्या करते हो, सिर्फ W एक्सटर्नल तो आपको ध्यान रहता है, और इधर हम कहते हैं कि वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना, हाँ, या फिर हम सीधे मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा देते हैं। और वहीं पर इस तरह की अप्रोच में बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। फिर बच्चों को समझ में नहीं आता गलत क्यों हो गए हमारे, क्योंकि उन्होंने बेसिक गलती कर दी है। बेसिक इक्वेशन, इस इक्वेशन से आप क्वेश्चन सोल्व करो।
आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। केवल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैंने पोटेंशियल एनर्जी आपको समझाया है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को आप हमें डिस्कस भी किया था कि ये डेल यू के इक्वल होती है, और फिर ये कैसे डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू होती है ना। हाँ, और वो हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं सिस्टम को। अगर डब्ल्यू एन सी मतलब फ्रिक्शन नहीं हो, वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करा उस सिस्टम में, तो आपकी डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू जीरो हो गई। दैट मीन्स उसकी जो और डेल के और डेल यू क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, राइट। हाँ, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हो गया, वो आपका जीरो हो गया, मतलब मैकेनिकल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो, दैट मीन्स आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई। ये हम डिस्कस कर चुके थे बेटा पहले ही, ठीक है। गलतियाँ यहीं पर होती है बच्चों की। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके इसको और समझते हैं थोड़ा सा। किसको, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। हाँ चलो, तो अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसका, एक चलो लेट अस से कि अच्छा एक स्प्रिंग वाला लेते हैं पहले। हाँ, स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सपोज एक स्प्रिंग है, यहाँ पर थोड़ा कलरफुल डायग्राम अच्छे लगते हैं ना। हाँ, ये स्प्रिंग है, और यहाँ पर बेटा हमने इस पर एक ब्लॉक बना दिया है ना, ये एम मास का ब्लॉक है, और ये लगा दिया। ये हमने पहले होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे पकड़ के रखा है। अब धीरे धीरे करके हम इसको छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, धीरे धीरे करके लेके आते हैं, जब तक कि, क्योंकि एम मास है, इसमें मास है, तो क्या करेगा, एम जी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। एम जी लगाएगा ना, हाँ, उससे स्प्रिंग स्ट्रेच होगी आपकी। और लेट अस से कि अब स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो क्या होगा, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं हम, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आके एम जी आपका क्या करेगा, बैलेंस हो जाएगा किससे, स्प्रिंग फोर्स से। सो उस कंडीशन में वो वहाँ पे रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, ना ही वापस आएगा। सो ये कंडीशन में अगर हम कहें, जब इसको स्लोली नीचे लेके आते हैं, तो एम जी हमारा के एक्स से बैलेंस हो जाता है। किससे बैलेंस हो जाता है, के एक्स से, स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम कहें कि सर एक्स कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, इस तरह के केस में आपका एम जी बाई के है। ये हमारी एनएलएम की प्रॉब्लम है, ठीक है। किसकी है, एनएलएम की प्रॉब्लम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम है, इसमें आएगा। अब ये कहें कि अब दूसरा केस शुरू करते हैं। क्या केस है दूसरा, कि हमने इसको स्पीड से छोड़ दिया, यहाँ से, यहाँ पे होल्ड किया हुआ था और हमने अचानक से छोड़ दिया, ऐसे हाथ हटा लिया हमने अपना, तो क्या करेगा, ये स्पीड से नीचे आएगा बेटा, है ना। नीचे जब आ रहा है स्पीड से, तो यहाँ पर जैसे ये वाली एक्स थी, कहाँ पर, ओके, यहाँ से मान लेते हैं इसका सेंटर, या फिर ये जो है यहाँ पर आ गया था ना। हाँ, ये जो एक्स थी, मतलब यहाँ इसकी पोजीशन क्या बनी थी, इसकी पोजीशन ये बनी थी, तो स्प्रिंग और स्ट्रेच हो गई और यहाँ तक पहुँच गई स्प्रिंग, राइट। हाँ, इस पॉइंट तक, तो ये एक्स स्ट्रेच था, ये हमने निकाल लिया कि हमने स्लोली किया था, ये ऐसे हुआ। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको यहाँ से धीरे से ना छोड़ के इसको अचानक से हटा लिया हाथ ना, इसको फोर्स हटा दिया मैंने, तो क्या करेगा, ये यहीं पर रुकेगा जाके, नहीं, ये नीचे और जाएगा, और जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये सपोज यहाँ तक नीचे गया, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर जब नीचे जा रहा है, तो क्या हो गया बेटा, एम जी नीचे काम कर रहा है, के एक्स आपका ऊपर काम कर रहा है, तो यहाँ पर जाके तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, एम जी यहाँ तक, तो एम जी की वैल्यू ज़्यादा है, कौन से, इस पॉइंट तक, तो जब ये आपका यहाँ पे बैलेंस होगा कुछ, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ तक तो एम जी की वैल्यू ज़्यादा है, इस पॉइंट तक, सॉरी, इस पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, के एक्स की वैल्यू एक्स के साथ में बढ़ रही है, तो धीरे धीरे करके आपका एक्स ऊपर की तरफ, मतलब एक्स बढ़ रहा है, तो के एक्स ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, तो के एक्स की वैल्यू फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही, लेकिन यहाँ तक उसको वेलोसिटी मिल चुकी है कुछ ना कुछ, तो वेलोसिटी मिल चुकी है, तो उस वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन आपका, मतलब के एक्स आपका ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू अब एम जी से ज़्यादा हो गई है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है ना। हाँ, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता रहेगा, धीरे धीरे करके ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को कम करता रहेगा, और यहाँ पे जाके फाइनली रुक जाएगी, राइट, यहाँ पे जाके होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट तो कुछ और हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इस केस में अलग हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो सडनली जब हम इसको ड्रॉप करते हैं, क्या करते हैं, सडनली ड्रॉप करते हैं। सडनली ड्रॉप के केस में क्या होगा, देखो, सडनली ड्रॉप के केस में आपका ये सपोज ये x1 आ गया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, मैक्सिमम इसका इलोंगेशन स्प्रिंग का, राइट। तो मैक्सिमम इलोंगेशन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँच गया मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है। अब क्या होगा, ये x1 की वैल्यू क्या होगी, देखो x तो हमें समझ में आ गया, ये तो हमने सिंपल नहीं निकाल लिया,
तो x1 की वैल्यू क्या हो गई? इस केस में आप एनएलएम यूज नहीं कर सकते क्योंकि सडनली चेंजेज आया है, फोर्स आपका वेरी कर रहा है। तो इसमें सिंपल अप्रोच क्या है, आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वो क्या हो हमारी, वो हमें पता है WC। हमें ये इसको सिस्टम, क्योंकि मास काम कर रहा है अर्थ पे, यहाँ पे इसको फिक्स किया है किसी पर भी, है ना, किसी फिक्स उस पर। तो ये जो है जहाँ पे हिंज किया हुआ है इसको, स्प्रिंग को, प्लस आपकी स्प्रिंग प्लस आपका मास ब्लॉक, एम मास का ब्लॉक, ये क्या हो गया? ये सिस्टम हो गया, क्योंकि इनमें इनकी वजह से चेंज आ रहा है, इनमें आपस में फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है। देखो हिंज पॉइंट और स्प्रिंग के बीच में फोर्स आएगा ना, क्योंकि हिंज किया हुआ है। और आपका जो ये स्प्रिंग और ब्लॉक आपका है, ये भी फोर्स आएगा। प्लस आपको इस हिंज पॉइंट को हम ग्रेविटी मान सकते हैं ना, इसको जो किया है मतलब अर्थ का पोर्शन है ये कह सकते हैं भाई ये स्ट्रक्चर खड़ी हुई है, जैसे ये स्ट्रक्चर खड़ी हुई है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में खड़ी हुई है, तो यहाँ से हमने हिंज किया हुआ है इसको, तो हम इसको अर्थ कह सकते हैं ना। हाँ, तो अर्थ प्लस स्प्रिंग प्लस मास आपका ब्लॉक है, ये आपका सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको अप्रोच समझा रहा हूँ। ये WNC प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल के, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो अब देखो WC कौन सा है भाई? mg, WC mg, और स्प्रिंग फोर्स दो की वजह से होता है। NC आपका फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये तो हमें पता लग गया कि ये तो जीरो हो गया हमारे यहाँ पर। और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई है, mg आपका इंटरनल फोर्स ही कहेंगे क्योंकि सिस्टम मान लिया हमने, तो mg हो गया। उसके साथ में आपका कौन सा स्प्रिंग फोर्स वगैरह कुछ है, वो भी इंटरनल है आपका। तो एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ भी नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा ना, हम इसको पकड़ के नहीं खींच रहे ना कुछ भी, हाँ कुछ नहीं कर रहे ऐसा, तो ये भी जीरो हो गया। तो बचा कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं बेटा? दो फोर्स हैं, एक तो mg है आपका, mg है ना, चलो mg, तो mg देखो mg लग रहा है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ mg में? ये mg की वजह से ये x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो वर्क कितना हो गया? mg x1, राइट। हाँ, एक ही, दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस कर देते हैं हम इसको। तो ये तो हमारा mg की वजह से जो वर्क हो गया। अब देखो स्प्रिंग क्या हो गई? स्प्रिंग इलोंगेट हो गई। तो स्प्रिंग क्या कर रही है आपकी इलोंगेट हो रही है, मीन पोजीशन से दूर जा रही है। क्या कर रहे हैं? मीन पोजीशन से दूर जा रही है। और मीन पोजीशन से दूर जाने का मतलब ये है, मैंने बताया था आपको कि वर्क आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, ध्यान रखना है ना। हाँ, ये चेक भी हो जाएगा। और अभी हम इसको निकाल लेते हैं, तो प्लस हमारा स्प्रिंग की वजह से वर्क चेंज करें। हाँ चलो, इसको हम ब्लू से करते हैं, स्प्रिंग के कलर से मैच करते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्प्रिंग की वजह से फोर्स क्या, वर्क डन क्या होगा? K हाफ K XI स्क्वेयर माइनस XF स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू डेल के। देखो इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो थी, है ना, इनिशियली जीरो थी, फाइनल भी जीरो ही है। इनिशियल जीरो, फाइनल जीरो मास में। स्प्रिंग का तो मास लेस मानते हैं हम, क्या करते हैं? आइडियल स्प्रिंग मानते हैं ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? m हाफ मतलब जीरो, इनिशियल भी जीरो काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल भी जीरो बेटा, तो ये जीरो हो जाएगी, राइट। अब ये वैल्यू रखो, देखो ये वैल्यू क्या होगी? ये तो mg x1 ही आ गई, ये तो mg x1 में कोई चेंज नहीं है, x1 प्लस हाफ K XI का मतलब क्या हो गया? कि मीन पोजीशन से इसका इनिशियल इलोंगेशन, तो वो तो जीरो है, मीन पोजीशन पे ही थी बेटा, तो ये आपका जीरो माइनस XF कितना है? मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन से, कभी लेंथ पूरी कर दो ना। हाँ, ये नहीं है XF आपका मीन पोजीशन से, तो ये कितना है? x1 है। सो ये आपका x1, मतलब नेचुरल लेंथ से कह रहा हूँ मैं। हाँ, मीन पोजीशन का मतलब कुछ और मत समझना। हाँ, नेचुरल लेंथ इक्वल टू जीरो। सो ये हो गया mg x1 माइनस हाफ K x1 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें दे रहा है x1 इक्वल टू mg बाई 2K। ओके, तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भैया जो आपका इलोंगेशन होगा इस केस में वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। किसका? इनिशियली जब आपने स्लोली मूव किया था तो उससे आपका इलोंगेशन वो mg बाई, ओहो मैंने क्या कर दिया, mg बाई 2K, ये गलत कर दिया ना। हाँ, लिखने में गलती होगी बेटा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा होगा 2mg बाई K। तो ये हमारा डबल हो गया, किससे? प्रीवियस कंडीशन से। x1 किससे? ये देखो mg बाई 2K, mg बाई K था, ये 2mg बाई K हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? इसमें डिस्प्लेसमेंट डबल आ गया। समझ में आ रही बात? हाँ, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे कहेंगे कि सर जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इसकी जो क्या काइनेटिक एनर्जी है,
वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, और वो mgx को, किसके, mg की वर्क को भूल जाएंगे, और यहीं पर वो बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका माइनस में होगा तो ये प्लस, मतलब बच्चों का जो आंसर आएगा वो कहेंगे सर हाफ के एक्स इक्वल टू जीरो, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे इसको रखेंगे कि नहीं नीचे mgh में चेंज आ गया तो इक्वल टू mgh कर देंगे। हाँ, तो वो बेटा वैसे सही हो जाएगा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहा है, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे फ्रिक्शन का रोल आएगा वहीं पर आपकी ये अप्रोच फेल हो जाएगी। लेकिन हमारी ये अप्रोच जो है ये हर जगह काम करती है, कैसा भी केस हो हर जगह काम करेगी, राइट। तो ये गलती नहीं करनी है। अच्छा, इसी में एक तीसरा केस और बन सकता है। अब हम कह दें, ओके जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये ले लिया, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं ना, हमारे पास प्रीवियस स्लाइड रख ली, इसको कॉपी कर लिया हमने, इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर इसकी कॉपी कुछ और कर लेते हैं। स्लाइड हमारी ज़्यादा चाहिए, हमें बोर्ड स्पेस ज़्यादा चाहिए, नॉट एन इश्यू। अब इसको कॉपी कर देते हैं, राइट। अब देखो इसमें क्या करें, हम एक कंडीशन और ले लेते हैं। हम कह रहे हैं स्प्रिंग को हमने क्या किया था, देखो ये स्प्रिंग है हमारी और इस पर हमने ब्लॉक लिया मास, और यहाँ पर हमने ब्लॉक को फिक्स कर दिया, ये ब्लॉक को फिक्स कर दिया और होल्ड कर रहे हैं हम इसको, क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमने इसको स्लोली यहाँ से मूव किया, तो ये स्प्रिंग कैसे बन गई, ये देखो, मैं इसी में कर देते हैं ना, हाँ इसी को कर देते हैं, ओके। तो ये यहाँ से हट गया, जो हमने ये हटा दिया बेटा, क्या आपका ये धीरे धीरे के लेके गए, तो ये मान लो यहाँ पर पहुँच गया, ये आ गया, तो ये x डिस्प्लेसमेंट आया x, और x हमें पता है क्या है, mg/k, क्या है, mg/k। अब ये सोचो कि जब यहाँ पे पहुँच गया तो हमने, ये स्प्रिंग आ रही है देखो इलोंगेट होके, कैसे आ जाएगी, आपको समझ में तो आ रही है ना कुछ, हाँ कोई गड़बड़ तो नहीं ना, कहानी कैसे बनेगी इसमें, ये ऐसे बनेगी, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। हाँ ये x आ गया, ये x है, मतलब यहाँ पे थी, ये आपका x आ गया, ठीक है। जब हमने इसको किया किस वजह से हुआ, ये mg नीचे काम कर रहा है, राइट, kx आपका ऊपर काम कर रहा है, और यहाँ पे आके बैलेंस हो गए, ये कहानी हो रही है, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, अब क्या हुआ कि हमने इस कंडीशन में इसको v वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, एक जर्क दिया और v वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, v वेलोसिटी, तो क्या करेगी ये, ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगी, और अब इसकी नई पोजीशन जो बन जाएगी वो इसमें और नीचे आ जाएगी। सपोज यहाँ पर इसकी नई पोजीशन बन रही है और ये x1 मूव हो गई, कितना, x1 मूव हो गई, x1। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो नेचुरल लेंथ से इसका कितना हो गया, x नोट कर लो इसको, कोई बात नहीं, तो ये x प्लस x नोट, ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, कहाँ से, नेचुरल लेंथ से। मतलब हमारा इनिशियल अगर हम बात करें इसमें, इनिशियल कहाँ से किया था हमने, इनिशियल ये था बेटा, है ना, यहाँ से किया ना, यहाँ के बाद में हमने जर्क दिया, इसको v वेलोसिटी दिया, तो इनिशियल तो आपका x आ गया, ये हमें पता है ये x की वैल्यू ये रही, और जो फाइनल है वो हमारा क्या आ गया, x प्लस x नोट आ गया, ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया, किसका, मास का, राइट। मतलब स्प्रिंग का इनिशियल इलोंगेशन, ये आपका फाइनल इलोंगेशन। तो अब अगर हम v को, मतलब अब ये x नोट की वैल्यू पूछ ले आपसे, थोड़ा सा एडवांस गया क्वेश्चन, जनरली हो सकता है आपके जेई में ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है, नीट में हो सकता है ना पूछे, और नीट में जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें उस कैटेगरी में आ जाएगी आपका, ठीक है। हाँ, तो अगर हम इसको नीचे और ले लें तो क्या होगा, x नोट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो इस कंडीशन से हम इसमें क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने वेलोसिटी इम्पार्ट की है, ठीक है। हाँ, तो देखो WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल के, ठीक है। हाँ, अब WNC हमें पता है फ्रिक्शन नहीं है तो ये जीरो, एक्सटर्नल भी कोई फोर्स नहीं है ना, कोई फोर्स नहीं ना, स्प्रिंग फोर्स है, और आपका mg है, और वो हमारा क्या हो गया, इंटरनल फोर्स ही है, क्योंकि सिस्टम ने क्या कंसिडर किया हुआ है, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक प्लस अर्थ, है ना, ये सिस्टम कंसिडर किया हुआ हमने।
ठीक है। हाँ, तो ये हमारा किस में आएगा, दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो हमारा mg वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें पता है यहाँ से नीचे आया है। देखो यहाँ से कहाँ आया है, नीचे आया है। तो ये सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान करो, यहाँ से हमने स्लोली लेके आए थे यहाँ तक, तो ये एक्सटेंड करके यहाँ पे क्या हो गया था, बैलेंस हो गया था। अब यहाँ से फिर हमने जर्क दिया, तो यहाँ से कंसिडर करेंगे हम, है ना, कंफ्यूज मत होना कि शुरू से कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ से जर्क दिया हमने, तो ये हमारा mg, दोनों की डायरेक्शन सेम है, mg x नॉट प्लस स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स होगा ना, स्प्रिंग की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या था, हाफ के एक्स आई क्या है बेटा हमारा, एक्स आई तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस आपका एक्स एफ स्क्वायर, एक्स एफ क्या है एक्स प्लस एक्स नोट, सो ये आपका एक्स प्लस एक्स नोट का स्क्वायर। ठीक है। हाँ, ये गलती मत करना, बच्चे ज़्यादातर क्या कर गलती करेंगे इस तरह केस में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नोट स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं करना। फाइनल आपका जो इलोंगेशन है, इनिशियल इलोंगेशन, ये फाइनल इलोंगेशन, ठीक है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। हाँ, क्योंकि एम इनिशियल क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल तो यहाँ पे पहुँचने को जीरो हो गई, तो ये जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गई, ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है। हाँ, तो अब इसके लिए हम सोल्व कर सकते हैं एक्स नोट के लिए कि एक्स नोट कैसे आएगा। चलो तो सोल्व करते हैं बेटा। ये नहीं, हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो एम जी एक्स नोट प्लस ये प्लस हाफ के, इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में ही है सारा ना, हाँ, माइनस 2x नोट माइनस एक्स नोट का स्क्वायर। बेटा ये तो ये टर्म आ गई, और इस राइट हैंड साइड के टर्म्स को माइनस जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक्स नोट एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास में बचा एम जी एक्स नोट माइनस का आएगा ना, हाँ, ये माइनस के बाई टू इंटू 2x नोट प्लस माइनस बाहर ले लिया मैंने तो प्लस आ जाएगा एक्स नोट स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ से ये करेंगे तो x की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे mg बाई के है, तो हम x की वैल्यू, इसमें यहाँ पे x है ना, हाँ, तो इसकी वैल्यू तो रख देंगे हम। तो ये आ गया हमारा mg एक्स नोट माइनस के बाई टू इंटू 2x नोट इंटू x, ये mg बाई के। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल, माइनस में ही बाहर निकाले तो k बाई 2x नोट स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बेटा। ठीक है। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, क्या बचा, एम जी एक्स नोट बच गया, तो ये प्लस का एम जी नोट है एक्स नोट, और ये माइनस का एम जी एक्स नोट, तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, माइनस हाफ माइनस के बाई टू एक्स नोट स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या बच गया हमारे पास में आ गया, चलो यहीं पे जगह निकाल लें, हाँ, इधर ही कर लेते हैं। तो ये बचा हमारे पास में माइनस हाफ के एक्स नोट स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हाफ हाफ भी कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स नोट बेटा क्या आ गया, एक्स नोट इक्वल टू एम बाई के का स्क्वायर रूट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बाई के वी स्क्वायर है ना, हाँ, तो ये स्क्वायर रूट में और इनटू में वी स्क्वायर का क्या हो गया, वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये वी हो जाएगा। तो वी एक्स नोट क्या आया, वी इंटू एम बाई रूट में एम बाई के है ना, हाँ, वी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई टू। ये आ गया हमारा एक्सटेंशन। इसके बाद में अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं वी वेलोसिटी से, इसको जर्क देते हैं, तो बेटा तो बिल्कुल बेसिक से करना है अपने को, वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल बेसिक से अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप कहो कि सर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ये आ गया, पोटेंशियल एनर्जी की बात ही मत करो, आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। आप केवल वर्क डन की बात करो, केवल वर्क डन की बात कौन सी बात कर रहा हूँ मैं,
कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, मतलब mg के कारण वर्क जो हुआ है या फिर स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क हुआ है, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के कारण वर्क आ जाएगा, प्लस कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है इन दोनों के अलावा तो आपका एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा बेटा, इक्वल टू डेल के, मतलब m, मतलब v एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर में कितना चेंज आया है वो। इसको और किसी भी फॉर्मूले में मत करना, अगर करोगे तो गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। हमेशा यही इक्वेशन मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अगर आपने ये इक्वेशन अप्लाई की तो गलती होने के चांसेस 0 रहेंगे आपके, हमेशा सही आंसर निकलेगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो वैसे तो बेटा लाइट नहीं है, गर्मी काफ़ी हो चुकी है, पर चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास में ये एक स्ट्रिंग से हमने एक मास अटैच किया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये स्ट्रिंग है और ये हमने m मास अटैच कर दिया, m, और m मास को हमने क्या काम किया कि ये क्या होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली mg नीचे काम कर रहा है यहाँ पे और स्प्रिंग में टेंशन T होगी, राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब हमने क्या काम किया कि इसको v नोट वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, क्या कर दी, इसको ऐसे v नोट वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, v नोट वेलोसिटी। अब ये क्या काम करेगा बेटा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ेगी नहीं कि ये आगे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे तो जाएगा नहीं, तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो ये ऐसे जाएगा सर्कुलर पाथ पे, बिल्कुल ऐसे जाएगा, राइट। हाँ, और सपोज यहाँ पर पहुँचने के बाद में इसने सेंटर से एंगल जो बनाया, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी बताओ मुझे एक बार। अगर मान लो ये लेंथ L है इसकी, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो L है, राइट। तो ये कितनी रहेगी भाई, स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो ये भी L ही रहेगी, राइट, क्लियर है ना। हाँ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे थीटा एंगल बनाया इसने, कितना थीटा एंगल बनाया इस कंडीशन में, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u हो गई, या फिर हम कहें कि v हो गई, v, तो v की वैल्यू कितनी होगी। या फिर ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि भैया इसने कितनी हाइट पर जाके ये रुक गया, है ना। हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने हाइट को रुकने का नाम नहीं रहे, हम रुकने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी v है इसकी, तो v वेलोसिटी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच, सीधी सी है। इसमें अगर आप एनएलएम लगाने बैठोगे तो बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि टी ये हो गया, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, है ना। इसको सिंपल से हम वर्क एनर्जी थ्योरम से निपटा देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहते हैं हम, डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एन सी, मैं उसी इक्वेशन को लिखूंगा ना, हाँ बार बार उसी को कर रहे हैं क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, इसलिए मैं बार बार इक्वेशन लिख रहा हूँ और आपको यही इक्वेशन यूज़ करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि इसमें आपके जेई एडवांस तक के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अगर आपने सही तरीके से फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हमने देख लिए हैं, WNC मतलब जो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शन है, उसकी वजह से वर्क कितना होगा, इसके साथ में एक्सटर्नल फोर्स आपका कांस्टेंट होता है, वेरिएबल हो सकता है। अगर आपने ये सारे वर्क डन आपने बिल्कुल सही रखे, और डेल के वेलोसिटी में कितना, वेलोसिटी की वजह से मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है, अगर वो आपने सही रखा तो ये यकीन मानो कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, किसी भी तरीके से गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो WNC ये 0 हो गया, W एक्सटर्नल भी 0 है, क्योंकि सिस्टम हमने क्या कंसिडर कर लिया, हमने अर्थ को सिस्टम कंसिडर कर लिया, क्योंकि अर्थ इस पे mg फोर्स लगा रही है, ठीक है। हाँ, तो mg को हमने अर्थ को सिस्टम में ले लिया, प्लस इस स्ट्रिंग को भी ले लिया, प्लस आपके मास को ले लिया ना, हाँ दोनों, ये ब्लॉक को ले लिया, बॉल है जो भी है आपका, इसको ले लिया, ठीक है। तो इसने यहाँ से देखो, अगर वर्टिकल हमारा जो वर्टिकल मतलब इसके जो वर्क करेगा कौन सा, mg करेगा, mg वर्क कितना करेगा बेटा, mg तो इसने वर्टिकल डायरेक्शन बताया था मैंने आपको, वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो ये डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कवर की है। तो अगर मान लो ये हमारी h है, क्या है, h है, तो इसका वर्क डन कितना हो गया, ये h है सपोज ना, हाँ, तो वर्क डन कितना हो गया बेटा, h ऊपर की तरफ कवर किया है ना, ऊपर गया है, ये नीचे तो आया नहीं है, तो क्या करेगा, mg तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, h आपके ऊपर की तरफ है, तो माइनस mgh हो गया, माइनस mgh हो गया, राइट। इसके अलावा आपका और कोई फोर्स, देखो टेंशन फोर्स इसमें रहेगा, तो टेंशन फोर्स तो हमेशा देखो डिस्प्लेसमेंट आपका इस साइड में है ना, आपका हमेशा ये पता है ये क्या रहेगी, रेडियस मान को इसको सर्कुलर पाथ की, सर्कुलर पाथ पे जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी, तो रेडियस है ये, और ये डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है, और ये आपका
फोर्स की डायरेक्शन है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया कि वर्क डन आपका टी के कारण जो वर्क होगा वो जीरो। ये एक्सटर्नल फोर्स कर रहे थे ना, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल फोर्स, ये तो टी के कारण आपका, अगर आप बॉल को मानते हो तो एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, तो ये तो टी के कारण आपका वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वो तो हट गया, ख़त्म कहानी होगी उसकी तो, ठीक है। हाँ, अब ये जीरो ऑलरेडी था, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, स्प्रिंग भी नहीं है, ये तो स्ट्रिंग ही है। तो ये आपका हो गया। डेल के में कोई चेंज आया है, हाँ बिल्कुल, डेल के में यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी थी, यहाँ पे वी हो गई, तो फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी, माइनस हाफ एम इनिशियल वी नॉट स्क्वायर, ये डेल के में चेंज आ गया। समझ में आ गई बात। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे एच है, एच हमें नहीं गिवन है, एल गिवन है हमें, केवल क्या गिवन है, एल गिवन है और थीटा गिवन है, एंगल गिवन है। तो हम इसको क्या इसके फॉर्म में लेके आ सकते हैं, एच को बिल्कुल ला सकते हैं। ये सर ये परपेंडिकुलर ही है एक तरह से, इस पर परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये क्या आ गया, एल अपॉन ये कितना बच गया, ये एच है तो ये एल माइनस एच बन गया। तो हम कह सकते हैं इसको कि भैया हमारा एल माइनस एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन एल, ये क्या है, कोस थीटा है। यार यहाँ पे नहीं करते हैं इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं ना। हाँ, एल माइनस एच अपॉन एल इज इक्वल टू कोस थीटा, और एल माइनस एच इज इक्वल टू एल कोस थीटा, एंड एल माइनस एल कोस थीटा इज इक्वल टू एच, यानी एच इज इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये आ गया बेटा, ठीक है। तो ये रख सकते हैं बिल्कुल, माइनस रखो फटाफट, वैल्यू रखो, एच की वैल्यू आ गई ना। हाँ, तो ये माइनस एम जी इंटू एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नोट स्क्वायर। ये आ गई। पूछा क्या है, v पूछा उसने, तो m तो सब में कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो गया। सो v आपका ये इधर ले आओ, सो v नोट वी स्क्वायर, हाफ तो आपका 2 है, 2 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको रीएडजस्ट कर लो। सो आपका ये v नोट स्क्वायर माइनस, देखो माइनस रहेगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और आपका ये है जो ये माइनस ही रहेगा। सो माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा, और v करेंगे, सो v इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट में आ जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, v नोट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा। ये वेलोसिटी आ गई। कहाँ पर वेलोसिटी आई ये, ओके, ये वेलोसिटी आ गई हमारी, कहाँ पर, ये वेलोसिटी आई v इस कंडीशन में। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी फिर h हाइट निकालो, क्या है, h हाइट निकालो, तो h निकाल सकते हैं बिल्कुल। हाँ, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। अगर बात करें थीटा के टर्म्स में, वापस थीटा के टर्म्स में आ रहा है तो थीटा को हटा देंगे, उसमें से आ जाएगा ट्रायंगल में से, ठीक है। हाँ, वैसे हमारी h हाइट आ जाएगी। और ये कहते हैं कि वी नोट की वैल्यू निकालो, तो वी नोट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे v इक्वल टू 0 रख दो बेटा, तो वी नोट आपकी आ जाएगी, वी नोट हमारा आ जाएगा क्या, वी नोट स्क्वायर माइनस 2gl होगा, 2gl इंटू 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। सो ये कह सकते हैं हम 2gl 1 माइनस कोस थीटा आ गया, और वी नोट हमारा आ गया 2gl 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर रूट, ये वी नोट आ गया। तो आप सिंपल ये इक्वेशन लगाओगे, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, सिंपल आप एक इक्वेशन लगाओगे और आपके किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड आपकी सोल्व हो जाएगी, और बिल्कुल सही सोल्व होगी, कोई गलती की गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गारंटी है कि आपका हर क्वेश्चन सही होगा अगर आपने वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू सही पुट की है। और वर्क डन की वैल्यू निकालने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है बेटा, तो हमने इसके लिए 2 लेक्चर किए हैं शुरू में वर्क डन के ऊपर, ठीक है। हाँ, वर्क डन आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो कि किस कंडीशन में कैसे कैसे वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं। डेल के की कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। चेंज मतलब चेंज इन है ना, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर वी एफ माइनस, यानी v2 एम v2 स्क्वायर माइनस एम हाफ एम, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। सिंपल चेंज होता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ कर सकते हैं हम। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़, कॉन्सेप्ट आपके बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, और आप
लर्न कर रहे हैं ठीक से। तो इसी उम्मीद के साथ में, और आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक करना, उससे शेयर करना तो मत भूलना, और सीखना अच्छे से तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों से करवा देना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एक दो अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ में। फिर हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।